हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम आकाश शुक्ला है। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंट्री ऐप हिंदी पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी बहुत जल्दी हरकत में आ चुकी है, जहां पर एसएससी भी नोटिफिकेशन निकाल रहा है, कभी दिल्ली पुलिस निकालता है, कभी सीपीओ निकालता है, इधर आईबीपीएस भी हरकत में आ चुका है। आरआरबी, पीओ और क्लर्क जो कि सबसे बड़ी वैकेंसीज होती हैं, सबसे बड़ी वैकेंसीज में एक है, जहां पर बैंकिंग के लिए एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस की वैकेंसी, आरआरबी पीओ और क्लर्क, और आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क। तो इस बार क्या है, अब आईबीपीएस पीओ निकाला है। अभी पिछले महीने ही आईबीपीएस ने आरआरबी पीओ क्लर्क की वैकेंसी निकाली थी, यहाँ पर 8000 प्लस वैकेंसी थी। इस बार जो है वैकेंसी कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, या फिर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर का जो एनालिसिस है वो हम करेंगे, कट ऑफ करेंगे, कट ऑफ डिस्कशन करेंगे। पैनल हमने बैठाया हुआ है यहाँ पर। हमारे साथ शिवानी मैम है जो कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट फैकल्टी है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। दीप मनी सर है जो कि आप कह सकते हैं ऑलराउंडर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी पढ़ाते हैं बच्चों को। और जैसे कि मुझे जानते हैं आप, मैं आकाश शुक्ला हूँ और मैं आपको पढ़ाता हूँ क्वांट और रीजनिंग एंट्री यहाँ पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन एक्सपर्ट से और जानेंगे कि आपकी तैयारी में ऐसे क्या चार चांद लगाए जाएं जिससे कि आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ चीजें देखेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि भाई जो हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस समय यही है बात करने का कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पे हम बात करेंगे। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में देखिए यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा जो है अभी इन्होंने कोई भी वैकेंसी डिक्लेयर नहीं करी है। इसी तरह से बैंक ऑफ इंडिया इसने वैकेंसी डिक्लेयर करी है। और इधर अगर हम देखें महाराष्ट्र बैंक या बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे बैंक है जिन्होंने अभी तक अपनी वैकेंसी को डिक्लेयर नहीं करी है। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो क्या 1167 है। ठीक है, एनआर का मतलब है दीज बैंक्स हैव नॉट रिपोर्टेड फॉर द वैकेंसी, कि इनके पास अभी वैकेंसी है या नहीं, अभी ये श्योर नहीं है। लेकिन क्या है, मैं एक बार पूछना चाहूंगा दीपमणि सर से। दीपमणि सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जैसे कि हम हर बार देखते हैं कि भाई जो ये बैंक होते हैं शुरू में तो कोई वैकेंसी निकालते नहीं है, लेकिन फिर क्या है ये वैकेंसी अपनी डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, पिछली बार भी आईबीपीएस में ऐसा हुआ था, उससे पिछली बार भी आईबीपीएस में ऐसा हुआ था। तो आईबीपीएस पीओ या क्लर्क में ऐसी करते हैं कि पहले तो कम वैकेंसी होती है और फिर वैकेंसी बढ़ जाती है 2-3 दिन बाद। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? आपकी क्या राय है सर, बताइए। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा, यहाँ पर कैंडिडेट्स का क्या है कि कैंडिडेट्स ना एकदम से पैनिक हो जाते हैं, अरे इतनी कम वैकेंसीज। लेकिन नहीं, इतनी कम वैकेंसीज नहीं है। जो यहाँ पर एनआर मेंशन्ड है ना कि नॉट रिपोर्टेड, इस नॉट रिपोर्टेड का मतलब ये है कि अभी इन लोगों ने अपनी वैकेंसीज डिसाइड नहीं की है, इन्होंने बताया नहीं है कि हम कितनी वैकेंसीज देने वाले हैं। यही सेम सर एसएससी के साथ भी आपने देखा होगा। एसएससी के एग्जाम में भी जब वो वैकेंसी निकलती है तो बता देते हैं कि 3000 वैकेंसी है, 3500 वैकेंसी है। लेकिन जब आपके वो सारी प्रोसेस हो रही होती है, टीयर 1 एग्जाम हो गया, टीयर 2 एग्जाम हो गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो सीट सब 3000 से 12000 के आसपास हो जाती हैं। तो ये जो आप फ्लक्चुएशन देख रहे हैं ना, ये केवल इसलिए है क्योंकि उस टाइम पर इन्होंने सीट अपने बारे में बता नहीं रखा है कि हम अपनी सीट्स कितनी रिलीज करेंगे। तो ऐसे ही इनका है। अभी इतनी सारी आप देख रहे हैं बैंकिंग ने अपना एनआर दे रखा है। इतनी सारी बैंक्स में से दो चीजें हैं। एक बैंक वो भी हैं, कुछ बैंक जो अपने एंड से एग्जाम कंडक्ट कराने वाली हैं, और मैक्सिमम जो बैंक्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो सारी की सारी बैंक्स वो हैं जो अभी अपनी वैकेंसीज रिलीज करेंगे। तो जैसे इनकी वैकेंसीज भी रिलीज होती हैं तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर है ना 1100 समथिंग, वो एकदम से बूस्टअप होगा। और जब बूस्टअप होगा तो ये सब लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनके लिए वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। तो कोई भी इससे डरे नहीं और कोई इससे हताहत ना हो। सबके सब अपनी तरफ से जो एफर्ट्स मार रखे हैं, सबका सब सिलेक्शन लेके ही रहेंगे। तो प्लीज डू नॉट पैनिक। सर बिल्कुल सही बात कही है आपने कि अभी देख लीजिए आप 100 में से 80 बच्चे तो ऐसे हैं जो लोग अभी हताश होकर बैठ गए हैं। वो लोग डिमोटिवेट हो गए कि भाई इतना वी आर बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और अब 1167 वैकेंसी निकली है। लेकिन अब ये तो देखिए भाई, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। और उसके ऊपर हर बार ये होता है कि भाई वैकेंसी बढ़ती है और इस बार भी डेफिनेटली बढ़ेगी बढ़ेगी। आईबीपीएस में कोई फिक्स वैकेंसी इस तरह से क्यों नहीं आती? क्योंकि देखिए बहुत सारे बैंक के लिए कंडक्ट करता है। एसबीआई की तरह नहीं है। एसबीआई तो एक एग्जाम कंडक्टिंग एक सिंगल बॉडी हो गई, ठीक है, मोनोटोनस हो गया उसका। लेकिन यहाँ पर क्या बहुत सारे बैंक्स हैं, वेरियस बैंक्स हैं। हो सकता है कोई और बैंक भी आ जाए, अभी 11 बैंक है, कोई 12 बैंक भी कूद पड़े कि भाई मेरी वैकेंसी और डिक्लेयर कर दो। ऐसा भी हो सकता है। और ये तो होना ही होना है कि भाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, केनरा बैंक है, ये लोग अपनी वैकेंसी रिपोर्ट करें कि भाई मेरे में 800 वैकेंसी है, आप एससी के लिए इतनी निकालिए, एसटी के लिए इतनी निकालिए। तो ये डेफिनेटली वैकेंसी तो बढ़ने वाली है, बिल्कुल सही बात है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है सर हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स जो है। इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए,
आपको मैंने वैसे भी बता दिया था जब नोटिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे थे, तो 5 तारीख से निकलने फॉर्म शुरू हो गए हैं और 26 तारीख तक भरे जाएंगे, यही इसकी एप्लीकेशन की फी डेट है। और आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं सितंबर 2020 को, और कंडक्ट प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो है ये इसकी ये डेट है। और अगर मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन एग्जाम जो होगा प्रीलिमिनरी का 3, 10 और 10-10 को होगा, ठीक है, मतलब 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर, ये 3 डेट है, ठीक है। तो मैं शिवानी मैम से पूछना चाहूंगा, मैम जैसे कि अभी पैंडेमिक चल रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या मतलब ये कंफर्म है होना, या फिर अभी कुछ हो सकता है, इन डेट में कोई फ्लक्चुएशन आ सकता है, या बच्चों को किस अपनी तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, वो आप प्लीज बताइए। बिल्कुल आकाश सर, अब जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि एसएससी ने, बैंकिंग ने, सभी लोगों ने अपना अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है। बट ये फैक्ट है कि जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन ये सारे एग्जाम 1 बाय 1 होने ही होने हैं। सो एक दिन में तैयारी आप लोग भी जानते हो नहीं हो सकती, कि बच्चों को पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा एग्जाम्स के लिए। और बिल्कुल जरूरी है बच्चे को अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे तभी वो एग्जाम के अंदर अपने सिलेक्शन को श्योर कर पाएंगे। आप सोचो कि जब बोलेगा बैंकिंग की हाँ कल एग्जाम है तो बच्चा आज तैयारी करना शुरू कर देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता किसी के लिए भी। आप तैयारी को पहले से स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद आप ये मत देखो कब एग्जाम होगा, बिकॉज लॉकडाउन का तो खैर कोई भी नहीं बोल सकता, भी गवर्नमेंट भी नहीं बता पाएगी कि लॉकडाउन कब खत्म होगा, ठीक है। बट जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा ये सब एग्जाम 1 बाय 1 होने ही है। और बैंकिंग का तो सभी को क्लियर है कि बैंकिंग के अंदर कभी भी चीजों में डिले होता ही नहीं है, वहां पे सब चीजें ऑन टाइम चलती हैं, प्री भी मेंस भी। बिकॉज एसएससी में हम कह सकते हैं कि एसएससी थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है, क्योंकि वहां पे शेड्यूल चेंज होते रहते हैं, बार बार डेट्स चेंज होती है। बट बैंकिंग के अंदर ये सब चीजें कभी होती नहीं है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही वो टाइम है, राइट टाइम है स्टूडेंट के लिए कि अभी से वो स्टार्ट हो जाए, तैयारी करना शुरू कर दे और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से रखें, ताकि जिस दिन स्टार्ट एग्जाम हो वो अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड रहे पहले से। बैंकिंग की डेट्स बिल्कुल फिक्स होती हैं, बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने कि भैया बैंकिंग जो बैंक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं बहुत ज्यादा सीरियस होती हैं बच्चों के करियर को लेकर। अगर उन्होंने बता दिया ना 3 अक्टूबर है, तो वो पूरे एडी चोटी का जोर लगाएंगे कि 3 अक्टूबर को एग्जाम कंडक्ट हो जाए बच्चों का, 10 अक्टूबर को हो जाए, 11 अक्टूबर को हो जाए। वो अलग बात है कि एक यहाँ पर उन्होंने जो है ब्लैक डॉट दे दिया है कि हो सकता है कि पैंडेमिक कंडीशन को देखते हुए एग्जाम होल्ड हो जाए, लेकिन अब क्या है गाइडलाइन भी देना शुरू कर दिया है एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज, जैसे एसएससी हो गया या फिर आपका बैंकिंग हो गया, वो लोग गाइडलाइन भी रिलीज कर रहे हैं कि भैया आपको क्या करना है, सैनिटाइजर लगाओ, मास्क लगा के आना है, सैनिटाइजर रखना है, और हम आपको इतनी दूरी पर बिठाएंगे, और जो रफ शीट है एक से ज्यादा नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीजें गाइडलाइन अपना गाइडलाइन भी दे रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि बहुत ज्यादा सीरियस है ये लोग एग्जाम को लेकर, क्योंकि बहुत दिनों से एग्जाम नहीं हो रहा, ऑल ऑफ अ सडन एकदम से, क्योंकि अब हम क्या धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज जो है हरकत में आ गई हैं, एक के बाद एक धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है, हमारा एग्जाम पैटर्न हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो है भाई 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं, और मीडियम जो है देखिए ऑब्वियस ही बात है इंग्लिश है तो इंग्लिश ही होगा, और फिर 20 मिनट्स के लिए इसका विंडो खुलता है, यानी कि कंपोजिट टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं है, 20 मिनट के लिए एक सेक्शन अटेम्प्ट करने के लिए मिलता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यहाँ पर क्या 35 सवाल होते हैं, 35 मार्क्स के, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होते हैं, और 20 मिनट के होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी देखिए 35 क्वेश्चन, अगेन 35 मार्क्स के, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होते हैं, और 20 मिनट के लिए अटेम्प्ट करने के लिए मिलता है। इस तरह से ओवरऑल क्वेश्चन पेपर जो होता है दैट विल कंटेन आपका 100 क्वेश्चन फॉर द 100 मार्क्स, और 60 मिनट ड्यूरेशन होता है, लेकिन 20-20 मिनट हर एक के लिए होता है, ठीक है। मिनिमम जो है सिक्योर करना जरूरी है, आईबीपीएस डिसाइड करेगा। दीपनी सर आप मुझे बताइए कि आईबीपीएस भी इस तरह से ही देता है, कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ देता है कि भाई इतने कट ऑफ आपको सिक्योर करना ही है अपार्ट फ्रॉम द ओवरऑल कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बताइए, वैसे अभी हम कट ऑफ के ऊपर भी आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा भी ब्रीफ डिस्कशन करिए कि हाँ जो कम से कम कट ऑफ जो है इतना आपको सिक्योर करना ही है। बिल्कुल सर। सर हर एक सेक्शन के लिए अपना एक इंडिविजुअल कट ऑफ है, चाहे वो फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, या फिर अपनी रीजनिंग एबिलिटी। नॉर्मली क्या होता है जैसे बाकी एग्जाम्स में कि आपने एक सिक्योर मार्क ले लिए, मतलब जब वो रैंकिंग आ रही है तो उसमें सीधे सीधे मेडलिस्ट बना रही, तो हमने उसमें चेक कर लिया कि ओवरऑल स्कोर क्या है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल मार्क्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंग्लिश की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपके मैक्सिमम मार्क्स जो 30 शो हो रहे हैं, इसके लिए भी इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल 7 पॉइंट समथिंग ये इंग्लिश के लिए ऑन एन एवरेज चली जाती है, तो यहाँ पर वो जरूरी नहीं कि हर बार 7 पॉइंट समथिंग ही रहे, क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे देखेंगे वो कट ऑफ हमेशा वो इंक्रीज ही होती रहती है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, तो चाहे फिर वो मैथ्स का पार्ट हो या रीजनिंग का पार्ट हो। तो इंडिविजुअल कट ऑफ तो हमें क्लियर आउट करनी ही है।
लेकिन हमारा मेन मोटिव कट ऑफ क्लियर करने का नहीं, वो तो अपना एक गेट क्राइटेरिया हो गया कि हमने ना यहाँ से क्रैक कर लिया, लेकिन गेट के बाद भी हमें वो सिक्योर्ड मार्क्स जो लाने हैं, तो उसके लिए हमें एक ऑप्टिमम मार्क्स पहले से ही सेट कर लेने चाहिए, जिससे हमारी तरीका कुछ उस तरीके से रहे कि हम ना केवल कट ऑफ क्लियर कर उस टेंशन में ना रहें कि क्या मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा या नहीं होगा। तो कट ऑफ तो क्लियर करनी ही है, नो डाउट, वो तो हमारा गेट क्राइटेरिया है। उसके बाद वो जो सिक्योर्ड मार्क्स हैं वो जरूर आ जाएं। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम जो लास्ट में बच्चों को दिखाएंगे कि आज लास्ट ईयर जनरल की जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई है ओवरऑल वो 57 पॉइंट समथिंग थी, तो इस बार हम 57 पॉइंट समथिंग ना तैयार करके हमें पता है कि वो जो मार्क्स हैं अपनी सिक्योरिटी लेवल पर उसे 65 मानकर चलें। तो वो आने वाली स्लाइड में सर और आप अच्छे से बताइएगा कैंडिडेट्स को, लेकिन अभी तक ये है कि वो तो अभी केवल गेट क्राइटेरिया है जो हम कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद मेन जो मोटिव है वो ओवरऑल मार्क्स का भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया। देखते हैं, देखिए अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। जो प्रीलिम्स की जो कट ऑफ थी 2019 में कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है यहाँ पर, जनरल, SC ST OBC और हियरिंग इम्पेयर्ड और ये OC VI ID और EWS के लिए। तो ये जो जनरल वालों के लिए थी भैया 59.75 कट ऑफ थी, ठीक है। और इससे पहले जो थी ये थी लगभग 56 पॉइंट समथिंग। तो कट ऑफ तो देखिए बढ़ती जा रही है, ठीक है, कट ऑफ बढ़ती जा रही है। इसका मतलब अगर आप 59.75 थी है तो अब आपको एक्सपेक्ट करना है कि कम से कम 60 प्लस तो जाएगी, हो सकता है 63 64 भी चली जाए, या फिर अगर वैकेंसी इतनी ज्यादा नहीं हुई, बच्चों में टफ कंपटीशन रहा, तो हो सकता है कि भाई और भी ज्यादा कट ऑफ चली जाए। तो मैं जानना चाहूंगा शिवानी मैम से, आप कट ऑफ के बारे में कुछ डिस्कशन कीजिए, बताइए बच्चों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। बिल्कुल आकाश सर, जैसे आप देख रहे होंगे हर साल कट ऑफ बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों को एक तो माइंडसेट करना पड़ेगा, जैसे देवमणि सर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि 7.5 लाके मैं इंग्लिश क्लियर कर लूंगा या 7.5 लाके मैं अदर सब्जेक्ट्स को क्लियर कर लूंगा। वो तो ठीक है, आप ठीक है अपने आप को कहीं ना कहीं सिक्योर उसमें ला रहे हो, बट उससे कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं होना है। सिलेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा कट ऑफ से ऊपर जाना पड़ेगा। कट ऑफ इन द सेंस कि सेक्शनल कट ऑफ को थोड़ा सा आपने सेफ साइड रखना है, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ हो गई, बट आप हमेशा ये ध्यान रखना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप सेक्शनल कट ऑफ पे बिल्कुल ना जाएं, उस पे फोकस करें आप ओवरऑल कट ऑफ पे। ओवरऑल कट ऑफ पे कब फोकस करेंगे, जब बच्चा सिर्फ ये माइंड में ना रखे कि हाँ मुझे सिर्फ ये क्या है कि सिलेक्शन लाना है, मुझे एक चीजों में मुझे श्योरिटी लानी है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। अब वो कब होगा, जब वो प्रैक्टिस को अच्छे से रखेगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम सेक्शनल कट ऑफ में हम लोग फंस जाते हैं। सेक्शनल कट ऑफ में कब फंसते हैं, जब उनका माइंड सेट हो जाए मुझे सेक्शनल कट ऑफ देखनी है, बट हमें सेक्शनल कट ऑफ से ही हम कभी सिलेक्शन नहीं लेकर आ सकते। तो उस चीज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा, बिकॉज ये एक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है बच्चों के साथ जब उनको इतना ज्यादा टाइम मिला है, वो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं और प्लस सेल्फ स्टडी भी कर पा रहे हैं। तो दोनों चीजों को अगर वो हम कंबाइन करके चलेंगे तो डेफिनेटली कट ऑफ इस बार बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ नीचे जाएगी, इस बार इंक्रीज होगी। बिल्कुल सही बात है, कट ऑफ इंक्रीज होनी है, कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, और टाइम ड्यूरेशन भी अभी 20 मिनट है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भैया 20 मिनट में तो आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन सॉल्व करने को कर भी सकते हो, 35 के 35 सवाल भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, देखिए प्रीलिम्स का जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन यहाँ पर है, IBPS PO प्रीवियस ईयर पेपर की हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। पैनल हमारे सामने है, जहाँ पर आकाश शुक्ला और शिवानी सोलन मैम है और दीपनी सर है। हम लोग डिस्कशन करेंगे भैया न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जो आपको ध्यान रखने हैं अपनी तैयारी करने के दौरान, ठीक है। और हम प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करते हुए उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दीपमणि सर, इट्स अप टू यू, तो बताइए आप न्यूमेरिकल एबिलिटी में बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि वो डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर पाए, मतलब एग्जाम ना केवल क्रैक कर पाए बल्कि अच्छा स्कोर भी कर सके, क्योंकि प्रीलिम्स के साथ साथ बच्चों को ध्यान रखना है कि उसका मेंस की भी तैयारी होती रहे। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स बताइए बच्चों को कि 35 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं उसको 20 मिनट में सॉल्व करने हैं, तो 35 के 35 क्वेश्चन वो लगा ले, उसको बिल्कुल ऐसा ही पेपर मिले। तो बताइए सर किस तरह से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए मैथ्स के लिए क्या है कि हमें पता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे आते ही आते हैं, और हमें इतना भी आइडिया लग जाता है कि इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो लास्ट ईयर उससे लास्ट ईयर मतलब किस अकॉर्डिंगली चल रहा है। तो पहले तो हम डिसाइड कर लें कि भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ जो अभी अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनकी तैयारी ऑलरेडी है तो उन्हें तो केवल रिवीजन चाहिए, लेकिन रिवीजन भी जब करें तो हमें पता तो रहे कि एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर मैं एग्जामिनेशन के बिल्कुल नजदीक हूं तो अब ये नहीं कि मैं उस टाइम पर सब कुछ उठाऊं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कि मुझे तो
जहां जहां दिक्कत है, अगर मेरे पास स्टार्टिंग फेज है और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ इश्यू आएगा, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, हेल्प लूंगा टीचर से, जो कि रेगुलरली आप भी क्लासेस ले रहे हैं, है ना, बाकी और टीचर्स भी हैं, तो आप टीचर से डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछिए कि सर क्या इसका यही तरीका शॉर्टेस्ट है, क्या मैं इसमें ये चीज और कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, तो नॉर्मली स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वही पुरानी मेथड से सॉल्व करता रहा है, जैसे कि वही पुराना कॉन्सेप्ट क्या कि प्लस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर मैं ये कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, मुझे पता है बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। अब इसकी जगह अगर मैं कोई और मेथड बता दूं और साथ में मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं और अगर आप साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्टली आप देख रहे हैं कि अगर मेरे पास जो कांस्टेंट टर्म है, फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दे रखा है, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है दोनों के पास अगर नेगेटिव नेगेटिव साइन आ रहे हैं, एक और इक्वेशन अगर मैंने लिख दी फॉर एग्जांपल py स्क्वायर प्लस qy प्लस z फॉर एग्जांपल। अब यहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि कांस्टेंट जो टर्म्स हैं c और z, ये दोनों के दोनों मेरे क्या है, कांस्टेंट हैं। अब मैं यहाँ पर साइंस वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं, अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पर c और z दोनों ही नेगेटिव होते, फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन अगर मेरी होती कुछ ऐसी, हाँ एग्जैक्टली जैसे कि c और z अगर नेगेटिव होते, तो मैं क्या देखता कि जो मेरा कांस्टेंट टर्म के बगल में जो लिखा हुआ bx और qy, इनमें से जो भी नेगेटिव होता, जो भी, मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, माइनस qy नेगेटिव है और प्लस bx पॉजिटिव में दे रखा है, तो इसका मतलब ये होता प्लस bx, तो इसका मतलब ये होता जौन सा साइन नेगेटिव के साथ है, जैसे y यहाँ पे नेगेटिव के साथ है, तो यहाँ पर क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि जो y है ना वो x से बड़ा होगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत अपना टाइम बचा लिया, वो जो लंबा चौड़ा सॉल्यूशन होता मेरा, मैं उस लंबे चौड़े सॉल्यूशन से बच के मैं सीधे बता पा रहा हूँ कि जो मेरा y है ना वो x से बड़ा होगा। तो ये सारे जो मेथड्स हैं, ये छोटे छोटे मेथड्स हैं जो कि आपको एंट्री पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा हम जो लाइव रैंक बूस्टर क्विज ला रहे हैं, वो रैंक बूस्टर क्विज का नाम रैंक बूस्टर इसीलिए रखा है कि आपकी जो नॉर्मली रैंक आती है ना, वो एंट्री के थ्रू आप एकदम से उसे बूस्ट अप कर जाएंगे। तो जितने भी आप टॉपिक्स देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे DI हमने बता रखा है कि 15 क्वेश्चंस, तो मुझे यहाँ से आइडिया लग गया कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिससे मेरे मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं, है ना। और ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ये आपको एंट्री से मिल ही रही है, साथ में आप रैंक बूस्टर क्विज और बाकी क्विजेस भी लगाते रहिए, जिससे आप अपने आप को अपग्रेड कर पाएं और रैंक को बूस्ट भी कर पाएं। तो ये सर मेरे एंड से मैथमेटिक्स के लिए। मैं भी कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन है। यहाँ से देखिए, अगर हम पीओ की बात करें, तो पीओ चाहे एसबीआई पीओ, चाहे आरआरबी पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ, तो डेटा इंटरप्रिटेशन का जो वेटेज है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर। तो आप मान के चलिएगा कि 15 क्वेश्चन तो रखे मिलने हैं, एक चांसेस हो सकता है कि भाई 20 क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन 10 से 15 तो आपको मान के चलने हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन पेपर में रखे मिलेंगे। अलग अलग से हो सकते हैं, टेबुलर ग्राफ या टेबल दिया है, या फिर बार ग्राफ दिया है, या फिर पाई चार्ट, ठीक है। हो सकता है कोई चांस मिक्स ग्राफ से भी आ जाए, ठीक है, हो सकता है एक लाइन दे दे, एक पाई दे दे, लेकिन जो आएगा वो आसान आएगा। तो पाई चार्ट मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन से ध्यान रखिएगा, 15 क्वेश्चन आने हैं आपके। बाकी अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन 2 टॉपिक बनते हैं, लेकिन पीओ में अप्रोक्सीमेशन के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, क्लर्क में थोड़ा जो है सिंप्लीफिकेशन के चांसेस ज्यादा बनते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखना, क्लर्क में तो मिलते हैं 10 सवाल, 10 से 15, लेकिन यहाँ मिलेंगे आपको 5 से 10, जहां पर 5 की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। अगर बात करें इनइक्वालिटी, तो देखिए 5 क्वेश्चन आए थे यहाँ पर इनइक्वालिटी के, तो आप मान के चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चन मिले, ठीक है। अर्थमेटिक से देखिए, अर्थमेटिक से 10 से 11 या फिर 11 से 12 क्वेश्चन वेरी करता है, अर्थमेटिक से मिलने हैं। और फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके, जैसे कि परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, और आपका SIX जैसे एक क्वेश्चन मिक्स कंसेप्ट वाला। और फिर उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम हो जाता है, आपका टाइम एंड वर्क हो जाता है। बोट एंड स्ट्रीम में भी देखिए पूरा एक सेगमेंट होता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का, जहां पर सिंपल प्रॉब्लम्स, ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम और बोट एंड स्ट्रीम, कई बार तीनों आ जाती है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होता है कि 2 ही प्रॉब्लम आए। और वर्क एंड टाइम के साथ साथ पाइप एंड सिस्टम भी कवर हो जाता है, तो दोनों में से एक हो सकता है, या फिर एक वर्क एंड टाइम से, एक पाइप एंड सिस्टम से, इस तरह से होता है। जो प्रोबेबिलिटी एक टॉपिक बनता है, वहां से बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन हो सकता है भाई अगर आपका नसीब खराब हो तो आ जाए। नसीब खराब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे क्या तैयारी करना बहुत कम पसंद करते हैं प्रोबेबिलिटी की, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन आता है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, सिंपल कंसेप्ट बेस्ड, बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन बनता है, मिक्स शेप का बनता है। तो ये आता है भैया हमारा मैथमेटिक्स के अंदर। एक जो टॉपिक यहाँ पर नहीं दे रखा, देखिए अलग अलग शिफ्ट होती है, वो है बहुत इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज में देखिए रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर 2
तरह से बनता है, या तो रॉन्ग नंबर से आता है, मिसिंग नंबर से आता है। रॉन्ग नंबर का ट्रेंड जो है 2019 में कुछ ऐसा बना कि बहुत ज्यादा रॉन्ग नंबर पूछा गया, लेकिन मिसिंग नंबर बहुत कम पूछा गया। अलग अलग शिफ्ट में हो जाता है, किसी में रॉन्ग नंबर आ जाए, किसी में मिसिंग नंबर आ जाए, या फिर किसी में आए ना, हो सकता है इनइक्वालिटी से आ जाए, ठीक है। तो ये चांसेस बनते रहते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक्स है दैट यू हैव टू अटेम्प्ट व्हाइल स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, तो वो है डेटा इंटरप्रिटेशन, अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन, और आपका इनइक्वालिटी या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज। ये कम से कम 4 या 5 टॉपिक ऐसे हैं जहां से 20 से 25 या हो सकता है 26-27 तक सवाल आपको देखने के लिए मिल जाए। तो इनको तो घोल के पीना है बस, है ना। अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं रीजनिंग एबिलिटी के बारे में। रीजनिंग एबिलिटी मैं बताता हूँ आपको। देखिए पजल जो है, सबसे पहले पजल और सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है, जब भी आप रीजनिंग एबिलिटी की प्रैक्टिस करो या पढ़ना शुरू करो फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस स्पेशली, तो ध्यान रखना कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि मैक्सिमम पोर्शन कवर करते हैं। यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी के ही आ रहे हैं, ठीक है, उसके सॉरी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के। तो ये ध्यान रखना 20 क्वेश्चन, और ये आंकड़ा भाई 25 तक भी पहुंच सकता है। 25 भी अगर करेगा तो आप किसी से लड़ने नहीं जाओगे। वो एक ट्रेंड है बैंकिंग का कि रीजनिंग में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा देना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 20 से 25 क्वेश्चन बिल्कुल आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए बॉक्स बेस्ड पजल, ईयर बेस्ड पजल बहुत ज्यादा, ईयर और मंथ बहुत ज्यादा बन रहा है आजकल। स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, ट्रायंगल बेस्ड भी पिछले साल देखने के लिए मिला, पिछले साल से ट्रेंड में आ गया ट्रायंगल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, रेक्टेंगल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, रो बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, ये मिल रहे हैं देखने के लिए। और इसके अलावा देखिए इनइक्वालिटी, आपका लक है भाई 4 से 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के आ गए तो बहुत बड़े, क्योंकि बिना पेन पेपर के ऑन स्क्रीन सॉल्व हो जाते हैं। स्किलॉक्स की बात करें तो वही 5 क्वेश्चन बन ही जाते हैं यहाँ से। और चाइनीज कोडिंग यहाँ पर आया है, 4 चाइनीज कोडिंग, वही जो कि जे जेड जी जी और एफ जी, इसका मतलब ये है ना। तो इस तरह के जो है चाइनीज कोडिंग आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस से 2 से 3 और 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और बनता है जो है हमारा रैंकिंग। तो ये ऐसे मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक हैं जो दैट यू नीड टू अडॉप्ट व्हाइल डूइंग योर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। बेसिकली रीजनिंग एबिलिटी जब भी उठाओगे तो कसम खा लो इस बात की कि भैया पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। अगर वास्तव में एग्जाम क्लियर करना है तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट कोशिश करो कि स्टॉप वॉच साथ में रखो। मोबाइल आज के सबके पास होता है, अगर आप कंप्यूटर से पढ़ रहे हो तो भैया फटाक से कोई भी सवाल निकालो, इंटरनेट करो, गूगल करो, या फिर सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊं एंट्री ऐप डाउनलोड कर लो। और एंट्री ऐप डाउनलोड करोगे वहां पर आपको दुनिया भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे रैंक बूस्टर के अंदर। वहां पर पजल भी है, सिटिंग अरेंजमेंट भी है, डायरेक्शन सेंस भी है, इक्वालिटी भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी, सब है। तो आप क्या करो, वहां पर आपको टाइम भी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल पजल का कोई अगर आपने रैंक बूस्टर उठाया तो आपको वहां पर टाइम मिल जाएगा कि आपने कितने टाइम में सॉल्व किया है। पजल को कोशिश करो पहले 7 मिनट में करो, फिर 6 मिनट करो, फिर 5 मिनट करो, फिर 4 मिनट करो, फिर 3 मिनट करो। टाइम घटाने की कोशिश करो कि कम से कम टाइम में आप पजल सॉल्व कर लो। बस पजल सॉल्व तो बेड़ा पार, ये समझ लो, ठीक है। अगर इस तरह से हम बात करते हैं देखिए इंग्लिश लैंग्वेज की, तो मैं अब चाहूंगा कि शिवानी मैम कुछ बोले इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। बिल्कुल आकाश सर, मैं आप बच्चों को बताती हूँ कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे आप लोग जानते हो कि बैंकिंग के अंदर स्टूडेंट्स को सभी को पता है बैंकिंग के अंदर रिपीटेशन नहीं होता है एसएससी की तरह, ठीक है। बैंकिंग के अंदर हर बार नए क्वेश्चंस आते हैं, बट लेकिन अगर हम ग्रामर की बात करें, देखिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं बैंकिंग मतलब रीडिंग पार्ट ही रहता है उसके अंदर, बट अगर हम क्लोज टेस्ट की बात करते हैं, एरर डिटेक्शन की बात करें, मैचिंग की बात करते हैं और कहीं ना कहीं अरेंजमेंट की भी बात करें, तो ये सब कहीं ना कहीं आपके ग्रामर बेस्ड होते हैं। बच्चा सोचता है सिर्फ रीडिंग अगर हमारी बहुत अच्छी है तो हम बैंकिंग में इंग्लिश लैंग्वेज को इजीली हम क्लियर कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। बैंकिंग के लिए भी आपको ग्रामर आनी जरूरी है, बिकॉज क्लोज टेस्ट के अंदर जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बैंकिंग को शायद फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, क्लोज टेस्ट उन बच्चों को डाउट रहता है क्या रहता है। क्लोज टेस्ट एक पैराग्राफ होता है, बट एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है, ब्लैंक्स के फॉर्म में होता है। अब ब्लैंक्स की फॉर्म में होगा, डेफिनेटली ब्लैंक के लिए नीचे 5 ऑप्शंस गिवन होंगे। अब वो जो ऑप्शंस होंगे वो किसके बेसिस पे फिल होंगे, तो अगेन आप फिल करोगे तो ग्रामर के बेसिस पे करोगे, अगेन आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही फिल करोगे। तो इट मींस अगर हम क्लोज टेस्ट की बात करें या एरर डिटेक्शन की, एरर डिटेक्शन जैसे आपके एग्जाम के हर बैंकिंग एग्जाम में आता है, चाहे आप पीओ की बात करो या क्लर्क की बात करो, इसके अंदर क्या होता है, एक सेंटेंस होता है जिसको एग्जामिनर 4 पार्ट्स में ब्रेक करता है, ए बी सी या फिर आपका डी। अगर आपको लगता है एरर है, अब एरर अगेन किसके बेसिस पे चेक करोगे, तो अगेन आपको ग्रामर के बेसिस पे चेक करनी है। और अगर एरर नहीं होती है तो उस केस में उसमें एक ऑप्शन हमेशा फिक्स रहता है, दैट इज नो एरर। उसके बाद अगर हम मैचिंग की बात करते हैं, मैचिंग में भी आपको अगेन ग्रामर के बेसिस पे उसमें मैच करना होता है। अगर हम अरेंजमेंट की बात
करते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट के अंदर आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। रीडिंग तो चाहिए, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ग्रामर भी चाहिए, क्योंकि आपको कनेक्टिविटी पता होनी चाहिए कि कहाँ कंजंक्शन आएगा, कहाँ प्रेपोजिशन आएगा, कहाँ आपका एडवर्ब आएगा, कहाँ एडजेक्टिव आएगा। तो इट मींस कहीं ना कहीं आप अरेंजमेंट की जब बात करेंगे तो अरेंजमेंट के लिए ग्रामर प्लस रीडिंग दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें वेटेज की, तो वेटेज आप देख रहे होंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमेशा 7 मार्क्स का फिक्स रहता है, बट कभी कभी इसमें 10 मार्क्स का भी आ जाता है। बैंकिंग के अंदर 7 से 10 तक हमेशा आता है आपको कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आप हमेशा ध्यान रखेंगे, बैंकिंग के अंदर स्टूडेंट को एक बेनिफिट होता है, जो वोकैब आती है वो आपकी कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड आती है। कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड आने में वोकैब इजीली बच्चा कर लेता है, क्योंकि वो हाईलाइटेड रहती है, चाहे तो वो बोल्ड फॉर्म में रहेगी या फिर अंडरलाइन पार्ट में रहेगी, तो आप इजीली, क्योंकि जब हमें कोई भी वर्ड, अगर हमें सपोज कोई वर्ड नहीं पता है, ऑप्ट का मीनिंग मुझे नहीं पता है क्या होता है, बट अगर वो मुझे एक पैराग्राफ में गिवन होगा, एक सेंटेंस में गिवन होगा, तो मैं इजीली सेंटेंस को पढ़ के कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी निकाल के उसको मीनिंग निकालूंगी। तो वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इजी रहता है वोकैब करना, और हर बार कॉम्प्रीहेंशन के अंदर वोकैब हमेशा आती है। आते हैं हम एरर डिटेक्शन पे। एरर डिटेक्शन का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब बच्चों को क्या करना है कि बच्चों को रीडिंग करनी है, उसके साथ साथ कहीं ग्रामर पर भी फोकस करना है, क्योंकि अगर हम बैंकिंग एग्जाम को देखें तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है इंग्लिश का जो सेशन है। उसका रीजन क्या है, एक आपका है रीडिंग पार्ट और दूसरा है आपका ग्रामर पार्ट। ग्रामर के अंदर आपका एरर डिटेक्शन आ जाता है, मैचिंग आ जाता है, क्लोज टेस्ट आ जाता है और अरेंजमेंट आ जाता है। और रीडिंग की बात करें तो रीडिंग थोड़ा सा आपके अरेंजमेंट को लेता है और बाकी आपका कॉम्प्रीहेंशन लेवल को लेता है। तो यहाँ पर बच्चों को कॉम्प्रीहेंशन कैसे करना है, देखिएगा बच्चे क्या करते हैं बैंकिंग के अंदर, आप लोग जानते हो 80-100 वर्ड्स का कॉम्प्रीहेंशन नहीं आता, कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा सा लेंदी आता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर एग्जाम्स। तो अब बच्चे सोचता है कि अगर मैं कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ूंगा, जो मुझे 20 मिनट्स मिलेंगे, तो मैं कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने में 20 मिनट्स लगा दूंगा, बट ऐसा नहीं होता। कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने के लिए भी एक ट्रिक्स होती है। ट्रिक्स क्या होती है, उसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं वोकैब बेस। वोकैब बेस में क्वेश्चंस क्या रहते हैं, हाईलाइटेड रहते हैं वर्ड्स। अब जब हाईलाइटेड वर्ड्स को पढ़ते हो तो वो हर पैराग्राफ पे अलग अलग वर्ड पूछता है एग्जामिनर। जब आपसे अलग अलग वर्ड अलग अलग पैराग्राफ में होता है तो आपको कहीं ना कहीं पैराग्राफ्स का आइडिया लग जाता है कि पैसेज किस बेस पे जा रहा है, क्योंकि बैंकिंग के अंदर जो बच्चों पैसेज आता है वो कभी भी आपका स्टोरी नहीं होता है, वो आपके या तो बैंकिंग टर्म से रिलेटेड होगा या इकोनॉमिक होगा या फिर आपका करंट टॉपिक्स होगा। करंट टॉपिक्स में इकोनॉमिक या बैंकिंग से रिलेटेड में क्या होता है, हर पैराग्राफ में अलग अलग पॉइंट रहता है, एक स्टोरी नहीं होती जिसको पढ़कर आपको इंटरेस्ट आएगा और आप कनेक्टिविटी बना के चले जाते हो। बैंकिंग के अंदर जो पैराग्राफ आता है वो हमेशा बैंकिंग से रिलेटेड होता है, इकोनॉमिक टॉपिक से रिलेटेड होता है, जो हर पैराग्राफ में अलग अलग रहता है। तो इसीलिए आप सबसे पहले वोकैब बेस किया करो जब कॉम्प्रीहेंशन को करते हो। कॉम्प्रीहेंशन में वोकैब करने से कहीं ना कहीं आपको हर पैराग्राफ में क्या बोल रहा है एग्जामिनर वो मीनिंग पता चल जाता है, उससे आपके जो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो इजी हो जाते हैं करना। इट मींस आप 7 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हो। अगर 7 का आ रहा है 7 और अगर 10 का आ रहा है तो 10, क्योंकि फिक्स नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर 7 आए थे बट हर बार 7 नहीं आते, कभी 7 आते हैं और कभी 8 आते हैं और कभी 10 भी आ जाते हैं। तो आप 30 में से अगर 10 क्लियर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं सेक्शनल कट ऑफ तो आप कॉम्प्रीहेंशन से ही क्लियर कर सकते हो अपनी। अब बचता आपका एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो आप ओवरऑल मार्क्स लेकर आते हो तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज करता है। तो आप एरर डिटेक्शन बहुत इजी होता है अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर कर लो। उसके लिए एंट्री ऐप पे आपको सभी टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाती हैं, सभी टीचर्स की मिलेंगी आपको, सभी टीचर्स ने अलग अलग टॉपिक्स को कराया तो आप इजीली उन वीडियोस को देख सकते हो। तो एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, मैचिंग का पार्ट आप वहां से भी अच्छा कर सकते हो। और अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट भी अगर आपका ग्रामर और रीडिंग दोनों पार्ट ठीक हो जाते हैं तो अरेंजमेंट तो बहुत ईजी हो ही जाता है बच्चों के लिए। बिल्कुल सही बात भाई, सिंपल सी बात है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पे अपनी कमांड बनाना चाहते हैं तो बेसिक जो ग्रामर होती है, हमारी ग्रामर मतलब नींव होती है इंग्लिश लैंग्वेज की, नींव आपको मजबूत करनी है। यू हैव टू मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग एज फार एज इंग्लिश लैंग्वेज इज कंसर्न, क्योंकि यहाँ पर केवल बेसिक रूल का ही सवाल होता है कि भाई एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, किस तरह से इनको देखना होता है सेंटेंस के अंदर, किस तरह से आइडेंटिफाई करें, या फिर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, एरर डिटेक्शन में किस किस तरह की एरर बनती है। भाई एरर डिटेक्शन की बात करें तो कम से कम 100-125 तो एक तरह से रूल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना करना है। अगर आप, मैं बताऊं, एरर डिटेक्शन ही करते हो हर एक रूल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप डेफिनेटली कम से कम ना तो 70 से 80% तो आपकी ग्रामर क्लियर हो जाती है। क्योंकि फिर अब क्या, जैसे क्लोज टेस्ट हो गए, क्लोज टेस्ट में कई बार जैसे मैम ने बताया कि भाई जो हमारे फिलअप होते हैं वो भी इसी तरह से होते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, एडजेक्टिव पे, या फिर एडवर्ब पे, या फिर पार्ट्स ऑफ इन्हीं चीजों से आते हैं।
तो ये किससे आएंगे, ये बेसिक ग्रामर की जानकारी रखने से, बेसिक रूल्स की जानकारी रखने से ही आपको आएंगे। और मैच द कॉलम है या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है, वो भी इस तरीके से। तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के देखिए 5 से 6 जो क्वेश्चन बनते हैं, वो बिल्कुल चांसेस है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस के बिल्कुल आने के, ये तो मान के चलेगा 100% आते ही आते हैं। ठीक है, अभी तक तो ऐसा बैंकिंग एग्जाम देखने को नहीं मिला, बहुत कम ऐसा एग्जाम मुझे देखने को मिला, लेकिन रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस तो फेवरेट रहा है हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज का, अगर बैंकिंग एग्जाम की बात करें। दो तरीके से आता है कि एक तो आ जाता है हमारा इस तरीके से कि यहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ, इस तरह से आपको 3 से 5 या 5 से 6 सेंटेंस आपको देगा यहाँ पर अलग अलग, इन सबको आपको कंबाइन करना होगा। या फिर इस तरह से आ जाता है ए बी सी डी ई और डी में पूछता है कि भाई इनमें से कौन सा एक साथ मैच करेगा। ठीक है, कई कई तरह से रीअरेंजमेंट आता है, कई बार मैचिंग टाइप करके रीअरेंजमेंट आ जाता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से रीअरेंजमेंट पूछ रहा है। और इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा सेक्शन है कि जहां पर एग्जामिनर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता है, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो उसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपको जिस पैटर्न के भी क्वेश्चन मिले, आप इंग्लिश लैंग्वेज के उस पैटर्न के क्वेश्चन ही डिस्कस अपना लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अपनी प्रैक्टिस के दौरान आपको एंट्री ऐप पे हर तरह के इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं अपने वर्ड्स जो रिपीट करूंगा, इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा सेक्शन है जहां पर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि ओवरऑल पेपर का जो है पैटर्न बताता है कि हाँ ये किस पैटर्न का क्वेश्चन था। ठीक है, कि भाई बच्चे जब एग्जाम से बाहर आते हैं तो बोलते आते हैं सर इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जो अभी तक नहीं पूछा गया। कहने को तो वो सेंटेंस अरेंजमेंट ही था, लेकिन वो बहुत अलग तरीके से दिया हुआ था, पिछली बार तो ऐसा कभी नहीं देखा। और अगर हम बात करें इसकी सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया या फिर मैच द कॉलम, एरर डिटेक्शन, ये सब में एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ना है। 30 मार्क्स का सर, और दूसरी चीज ये है कि देखिएगा बैंकिंग अब एक्सपेरिमेंट क्यों करने लग गया है। अभी जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट बैंकिंग के अंदर पहले नहीं आता था, बट अगर आप एसबीआई का पेपर देखोगे तो उसके अंदर सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आ गया है। और आप लोग जानते ही होंगे, जैसे आप स्टूडेंट की जो एसबीआई होता है उसके अकॉर्डिंग ही आईबीपीएस भी अपने क्वेश्चंस को लेकर आता है, यानी कि जो एसबीआई लेकर आएगा आईबीपीएस भी उसको फॉलो जरूर करता है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहो कि हो सकता है इस बार आपको आईबीपीएस पीओ के अंदर सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी मिले। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है, एरर डिटेक्शन की तरह ही होता है, बट क्वेश्चन की फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज होती है। यहाँ पे सेंटेंस को 4 पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, वहां सेंटेंस कंप्लीट दिया होता है और एक पार्ट होता है, एक सेगमेंट होता है जिसको अंडरलाइन कर देता है एग्जामिनर या बोल्ड कर देता है, नीचे 4 रिप्लेसमेंट दी होती है। एरर डिटेक्शन के अंदर बच्चे को सिर्फ एरर पहचानिए, काम खत्म हो जाता है। बट इंप्रूवमेंट की बात करें तो वहां पे एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। तो अब वो टाइम नहीं है आईबीपीएस के अंदर कि ग्रामर नहीं आएगी, अब वो टाइम आ चुका है जहां रीडिंग की वेटेज कम होती जा रही है और ग्रामर की वेटेज कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो बच्चों को थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट अब पीओ में भी होने लगे हैं, यानी कि बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट होने लगे। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि कहीं ना कहीं आपकी ग्रामर की वेटेज यहाँ पे भी बढ़ रही है। ठीक है, तो उस चीज को आप बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ग्रामर पे थोड़ा सा फोकस करना। बच्चे सोचते थे बैंकिंग का मतलब सिर्फ हम रीडिंग पार्ट को अच्छा करेंगे तो बैंकिंग इजिली हम लैंग्वेज को क्लियर कर लेंगे, बट ऐसा अब नहीं होगा बैंकिंग के अंदर। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट होने लगे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। 30 नंबर का अगर अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो आप कम से कम 25 या 26 तो क्वेश्चन ऐसे करके आए जिसमें आप बिल्कुल श्योर हो कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही है। इंग्लिश लैंग्वेज से डरने की जरूरत नहीं है। आप आइए, एंट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन फील्ड में, आप देखिए इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह से प्रिपेयर करना है। हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज के एक एक टॉपिक पर बहुत बहुत वीडियो बनाई है। नाउन को, अगर एक टॉपिक नाउन है तो उसको जब तक समझाया हुआ है जब तक आपको बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। तो ये एक खासियत है एंट्री ऐप पे जो अवेलेबल कोर्सेज की। ठीक है, तो डरने वरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बस भाई इतना ही रखेंगे वीडियो में। आई होप सब चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। स्टडी प्लान भी आपको इसी तरीके से बनाना है। जैसे मैंने बात करी, हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो आपको जो 4-5 जो स्कोरिंग टॉपिक है अपने स्टडी प्लान बनाते दौरान आपको क्या करना है, वो 4-5 टॉपिक जो है, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन हो, नंबर सीरीज हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो, ये सब टॉपिक जो है आपको सबसे पहले अपने स्टडी प्लान में लगाने हैं और हर वीक पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अर्थमेटिक को बराबर बराबर थोड़ी थोड़ी वेटेज देती चलिए। उसी तरह रीजनिंग एबिलिटी में अपने स्टडी प्लान में बिल्कुल एक हाईलाइट करके फूल पत्तियों से सजा लेना पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को, क्योंकि वहां तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल बनता है। ठीक है, जब भी एग्जामिनर आता है वो सबसे पहले पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ही बनाता है अपना रीजनिंग एबिलिटी का क्वेश्चन पेपर बनाते दौरान। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो भैया जो ग्रामर होते हैं ना, ग्रामर में जितने भी रूल्स हैं
मैं कह रहा हूँ आज से तैयारी करोगे तो अभी अगस्त चल रहा है, पूरा अगस्त पड़ा हुआ है, पूरा सितंबर पड़ा हुआ है, 2 महीने पड़े हैं। 2 महीने मतलब आपके 60 दिन मान के चलो, ठीक है, 60 दिन मान के चलो, और 60 दिनों में कुछ रातों के भी काउंट करके चलो भाई, रातों के भी कुछ आवर्स होते हैं। तो इस तरीके से आप लगभग ना तो 100-120 दिन मान के चलो, अगर आप 2-2 3-3 रूल की जानकारी भी रोज ले लेते हो ना, तो 400-500 रूल तो ऐसे हो जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के कि आप डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई इंग्लिश लैंग्वेज में। और कुछ एंड के वर्ड्स अगर शिवानी मैम कुछ बोलना चाहे तो ठीक है, वरना फिर हम एंड अप करते हैं सेशन को। बिल्कुल आकाश सर, मैं यही बोलना चाहूंगी बच्चों को, सभी बच्चों को, कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप सोचो एक दिन में सारी तैयारी नहीं हो सकती। तो जैसे आकाश सर ने आपको बताया कि अभी आपके पास 2 महीने, पूरा अगस्त है, सितंबर है, तो अभी 60 डेज का अपना प्लान अभी से बना के चलिएगा, और 60 डेज के अंदर डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, अगर आपने आज से ही तैयारी करी। दूसरा ये है कि जैसे आप इंग्लिश की बात करें या फिर आपके रीजनिंग की बात करें या फिर मैथ्स की बात करें, तो तीनों के अंदर आप एक स्ट्रेटेजी बनाए, डेली बेसिस पे अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाए सभी बच्चे, बिकॉज बड़ा टारगेट कभी अचीव नहीं होता, छोटे छोटे टारगेट्स हमेशा अचीव होते हैं। तो डेली बेसिस पे अपने टारगेट्स बनाओ, तीनों सब्जेक्ट के लिए बनाओ, क्योंकि आप ये मत सोचो कि मैथ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग ज्यादा है या इंग्लिश ज्यादा है, तीनों की वेटेज इक्वल है, ठीक है। बस थोड़ा सा मार्क्स की अगर हम बात करें, 5 या 6 मार्क्स का डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं है इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो। आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, उन्होंने डेली बेसिस पे अचीव करना शुरू करो, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा। बिकॉज अभी सभी लोग क्या हो चुके हैं, सभी स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं लॉकडाउन के अंदर, ठीक है। फ्रस्ट्रेट क्यों हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हम लोग टीचर्स भी इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा के क्या होता है, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि लाइव कमेंट के अंदर जो लाइव कमेंट्स आते हैं उसमें कितना इंटरेक्शन होता है, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है। तो आप तो स्टूडेंट है, जब आप लोग देख रहे हो कि इतने लंबे टाइम से आप प्रिपरेशन करे जा रहे हो, एग्जाम्स होने रहे, बट आप अपने आप को मोटिवेट कब करोगे, जब छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करोगे, तो एक अंदर से मोटिवेशन आएगा, नहीं मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, और वही कर सकता हूँ जो है वो लाइफ में आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। बिल्कुल आकाश सर, अब आप कुछ कहना चाह। बस बहुत सही बात बोली कि छोटे छोटे टारगेट बनाओ, ठीक है, और कोई बहुत बड़ी मंजिल आपको हासिल करनी है तो सीधी सी बात है उसकी तरफ जो सीढ़ी जाती है उस पर एक स्टेप बाय एक स्टेप आप चढ़ोगे। आप ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी सारे स्टेप चढ़ जाओगे, तो एक एक स्टेप करके आप अपनी जर्नी कवर करो। और अगर आपका फॉर एग्जांपल आपने कोई 1 वीक का टाइम टेबल बनाया है तो आप 1 वीक में जो भी टारगेट है उसे अचीव करो। फॉर एग्जांपल कोई टारगेट अचीव नहीं होता तो उसे आप अगले वाले वीक में फॉरवर्ड करो, और जो टारगेट अचीव होते हैं तो उनको काटते चले जाओ, एक अलग ही फीलिंग आती है, एक बहुत अच्छा जो है मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अगले वाले वीक में कोशिश करो कि सारे टारगेट अचीव कर लो, अब पहले वाले की पेंडेंसी भी और अगले वाले वीक की भी, ठीक है। तो बस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। IBPS PO घबराने वाली बात नहीं, वैकेंसी बिल्कुल बढ़ेगी और आप बैंकर बनने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू बी अ बैंकर इन 2020-21 सेशन। तो बस वीडियो को खत्म करते हैं। दिस इज आकाश शुक्ला साइनिंग ऑफ एंड गुड लक फॉर एग्जाम गाइस।